देखिए, ये क्लास जो है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एमपी सेट और यूजीसी नेट के साथ साथ एमपी पीएससी और यू एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये क्लास, है ना। मैं बातचीत आप लोगों से कर रहा हूँ समाज कल्याण प्रशासन में, है ना। इन पर मैं बातचीत कर रहा हूँ समाज कल्याण प्रशासन में, और इसी के अंतर्गत मैंने लगभग 1 से लेकर 50 जो क्वेश्चन है वो एक वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोगों ने देख लिया भी होगा, मैंने लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा हूँ, ठीक है। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। और इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि के हसन संचार के 3 स्तरों का वर्णन किया है, तो निम्नलिखित में से क्या इनमें से शामिल नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है के हसन के बारे में कि इन्होंने 3 प्रकार के संचार के जो है स्तर हैं उनके बारे में वर्णन किया है। एक आप ध्यान रखेंगे सामवेगिक स्तर, दूसरा आप ध्यान रखेंगे सांस्कृतिक स्तर, तीसरा आप ध्यान रखेंगे बौद्धिक स्तर, ठीक है। इन 3 स्तरों में से बताइए कौन सा इनमें शामिल नहीं है। क्या आध्यात्मिक, और अगर हम बात करें आप लोगों से जी सामाजिक, ठीक है जी सर। जी सर। तो 2 और 4 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पर ना ऑप्शन गलत आया हुआ है, ठीक है। 2 और 4 यहाँ ऑप्शन में 2 और 4 होना ज़रूरी था, इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है 2 और 4 वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन बेसिकली करेक्ट नहीं आया है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर सही जवाब जो होगा 2 और 4 होगा, 2 और 4 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे 52 के बारे में। 52 हमारे सामने है कि सम्मिलित कीजिए, आपको बताना है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है। आप बताइएगा आप लोग कि समग्रता में जो है समेकन शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है। अभी अभी आप लोगों ने देखा भी है इसके संबंध में, तो जवाब क्या आना चाहिए आप लोगों का। निगरानी और मूल्यांकन। ओके, यहाँ आप कर रहे हैं निगरानी और मूल्यांकन। ये बेसिकली समग्रता में जो समेकन शब्द है वो समन्वय को रिलेट करता है, ठीक है। ये जवाब सही जाएगा। शासकीय और अशासकीय की बात अगर हम आपसे करें तो इसका जवाब जाएगा आपका कर्मचारी चयन में। सूचनाओं को प्रेषित करने की बात करेगा तो इसका जवाब जाएगा अभिलेखन में। संस्था की प्रगति और मापन की बात आएगी तो निगरानी और मूल्यांकन जाएगा। तो सीधा सीधा मैच किया है। क्या ऑप्शन नंबर डी को आप मिलाना सही समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। अपने मन से आप लोग जवाब दीजिएगा। प्रश्न कहता है पहला कथन पर आपको विचार करना है, इसलिए मैंने बोला है आप लोगों से कि तर्क ज़रूर करेंगे अपने मन में आप लोग कि मूल्यांकन किसी संस्था के विगत अनुभवों का अध्ययन करना और आलोचना करना। क्या मूल्यांकन के अंतर्गत ये बात शामिल है कि अनुभवों का अध्ययन हो और आलोचना जो है इसमें किया जाए। यस सर। ये गलत है सर। पहला वाला स्टेटमेंट आप यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये गलत है। मैं आपको बता दूं पहला गलत नहीं है सर। मूल्यांकन के संबंध में संस्था के जो विगत होता है यानी पिछला यानी अतीत के अनुभवों का अध्ययन होता है और आलोचनाएं भी होती हैं। जैसे मैंने अतीत में कोई थ्योरीज वगैरह दिया तो आप प्रेजेंट में उसकी आलोचना कर सकते हैं, और ये मूल्यांकन के अंतर्गत एक संस्था का पार्ट बन सकता है, इसलिए आपका पहला वाला पॉइंट करेक्ट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन कट गया है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। नेटवर्किंग एवं जनसंपर्क के माध्यम से समाज कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। क्या ये बात सत्य है। ये सही है सर। बिल्कुल ये बात सत्य है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अब ऑप्शन आपका सी वाला कट गया, या तो ए होगा या तो फिर डी होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। थर्ड पॉइंट के देखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जो है सेवार्थी के साथ यानी क्लाइंट के साथ की गई जो वार्ता है, वार्ता मतलब संप्रेषण यानी वार्तालाप, बातचीत को गोपनीय बनाए रखता है। सही है, सही है, तीनों सही है सर। बिल्कुल, यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। तो मैं अब ऑप्शन नंबर ए को काट दूंगा और ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर लूँगा।
और आपका डी ही करेक्ट जवाब था। प्रश्न बहुत सरल था, केवल प्रश्नों को आप लोगों को मन से अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। अभी अभी हम लोगों ने पिलग्रांट वो होता है, अनुदान होता है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने जिक्र किया था। तो आप मुझे ज़रा बताइए कि यह एक वित्तीय सहायता है जो संघीय कार्यक्रम का हिस्सा है, यस या नो? नो। ओके, आप कह रहे हैं कि गलत है ना? नहीं सर, सही है सर ये। प्रश्न हमारे सामने है कि वह कौन सा कथन है जो असत्य है, ढूंढना है हमें। ठीक है, देखिए डी संघीय वाला। कार्यक्रम तो है, लेकिन इस कार्यक्रम के साथ साथ सर एक राज्य भी जुड़ता है। राज्य भी जुड़ता है, जब भी केंद्र या संघ की बात होगी तो राज्य श्योर जुड़ेगा, ये बात मैंने आपको बताया भी है। तो मैं आपसे कहूँगा कि पहला ही स्टेटमेंट गलत आ गया है ना, पहला ही स्टेटमेंट गलत आ गया है, क्योंकि इन्होंने संघीय कार्यक्रम का हिस्सा बना दिया है, और जो कि संघीय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट को आप गलत करिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट को आप गलत करिए और यही आपका जाएगा आपका सही। बट ये है किसके संबंध में, मैं आपको बता दूं, यह एक सब्सिडी है। पहली बात नोट करिएगा, पॉइंट, पहली बात, यह एक सब्सिडी है। अच्छा, सब्सिडी का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? एक सब्सिडी, या आप ये समझ लीजिए कि सरकारी प्रोत्साहन, सिंपल शब्दों में सरकारी प्रोत्साहन एक प्रकार का सरकारी व्यय है जो अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से व्यक्ति और परिवार के साथ साथ व्यवसाय के लिए लक्षित होता है। इसके बारे में बात करता है ये सब्सिडी। तो कहने का मेरा भाव ये है आप लोगों से कि संघीय सरकार उन छात्रों के लिए प्रदान करती है जिन्हें कॉलेज के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है। तो संघीय पेल अनुदान असाधारण वित्तीय आवश्यकता वाले छात्रों तक सीमित है, जिससे अपनी पहली स्नातक डिग्री अर्जित ना की हो, उनके लिए ये दिया जाता है एक प्रकार से अनुदान। तो मैं आपसे कहूँगा यहाँ केवल एक शब्द लिखने की वजह से गलत हो गया है, और वो केवल एक शब्द ये है कि संघीय कार्यक्रम। संघीय सरकार के साथ साथ जब यहाँ पे राज्य सरकार को थोड़ा सा मेंशन करता तो मैं इस बात को कहता कि ये करेक्ट है। सन 1965 में उच्च शिक्षा अधिनियम के द्वारा ये लाया गया था। ध्यान रखिएगा, ये संघीय वित्त पोषित अनुदान ऋण की तरह नहीं है कि उन्हें चुकाने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। या एक प्रकार से अगर हम आप लोगों से जिक्र करें तो यह कार्यक्रम कम आय वाले परिवार के स्नातक छात्रों की सहायता करता है, एक प्रकार से सहायता देता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कहता है कि फार्मूला अनुदान गणितीय आधार पर तय होता है क्या, जो मैंने LIC वाला एक सिंपल बताया था एग्जाम्पल। फिर उसके बाद हाँ, दूसरी बात करते हैं स्टाइल पेड की एक तरह की अनुदान श्रेणी होती है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इसके बारे में भी। ठीक है, स्टाइल पेड यहाँ शब्द है और ये आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और यह स्टाइल पेड क्या होता है आपको बता दूँ, यह भी एक प्रकार का जो है अनुदान की श्रेणी में ही आता है। स्टाइपेड आप कह लीजिए, या स्टाइफंड जो शब्द आता है उसको कह लीजिए, या आप वजीफ़ा कह लीजिए, या आप छात्रवृत्ति कह लीजिए। इस तरीके के नाम से हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टाइफंड का नाम सुना है? स्टाइफंड का नाम सुना है किसी लोगों ने? सर नाम तो सुना है सर। बस वही है जहाँ भत्ता क्या होता है उसके बारे में बात की जा रही है। भत्ता क्या होता है उसी के बारे में बात की जा रही है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब कोई मालिक या सरकार किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क या भुगतान करता है तो वह किसी विशेष खर्च के लिए किया जाता है। तो यह खर्च चाहे उस व्यक्ति का हो या फिर किसी सरकारी काम को करवाने के संबंध में राशि प्रदान की जा रही हो, तो उसी को हम लोग स्टाइफंड का नाम देते हैं। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कि सहयोग के अंतर्गत केवल वित्तीय सहायता ही प्रदान की जाती है। देखिए यहाँ मैंने आपसे कहा कि जब सदैव और केवल ऑप्शन आते हैं गलत आते हैं।
फिर यहाँ पर जो केवल शब्द दिया गया है सहयोग के अंतर्गत में, तो इसने वित्तीय सहायता लिखा है और यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप ढूंढ लीजिए कौन सा करेक्ट जाएगा यहाँ पे, बताइए एक बार। सर ए। ओके 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 ओके, अच्छा इसमें कोट नहीं दिया गया, मैं सोचा कोट है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट जाएगा, हाँ कोट नहीं था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 जी। क्या अगर सही होगा? जी ए सही है सर, नहीं यहाँ ए गलत है, ए ऑप्शन नहीं, गलत है जी। सहयोग के अंतर्गत केवल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जब वित्तीय बिल्कुल होगा तो सर, सही होगा। ये आपको जो सवाल देखिए, अब यही समझने वाली बात है। अब आपने बड़ा अच्छा काम किया है, अगर नहीं बहुत बच्चे नहीं समझ पाए हैं तो मैं इसको भी समझा देता हूँ। आपके मन में आ रहा होगा कि सहायता करने के लिए कई पार्ट हो सकते हैं, राइट है, करेक्ट है, लेकिन यूजीसी कहता है आपसे ये कि प्रश्न में मैं अनुदान से बात कर रहा हूँ, वित्तीय सहायता से बात कर रहा हूँ, वित्तीय सहायता से बात कर रहा हूँ, तो मैं दूसरी बात क्यों सोचूं? कहने का तात्पर्य ये है। अब ये भी आज ध्यान रख लीजिए आप लोग कि जब यूजीसी कोई प्रश्न करेगा तो उसके ऑप्शन के आधार पे बात करना होता है हमें। अब अगर यहाँ पे कूट होता तो ये गलत होता, डी ऑप्शन, है ना, क्योंकि सहयोग के लिए कोई ज़रूरी थोड़ी कि वित्तीय सहायता ही हो। अगर मैं आपसे ये सवाल करता कि सहयोग के लिए आर्थिक सहायता में वित्तीय सहायता केवल है, तो ये बात सही थी भाई। आर्थिक के परिप्रेक्ष्य में केवल अगर लिख रहा है तो गलत नहीं है ना, बिल्कुल सही जाएगी बात की नहीं, बताइए एक बार, करेक्ट होगा। और लेकिन जब इसने आर्थिक शब्द नहीं लिखा है तो इसने केवल वित्तीय सहायता लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि चारों ऑप्शन में वित्तीय सहायता शब्द यूज किया है ना। प्रश्न का पैटर्न ऐसे भी होता है आपके तर्क ऊपर। मैंने कहा है आप लोगों से कई बार कि आप लोग तर्क जरूर किया करें, हैं। यहाँ आपका ऑप्शन जो है पहला जाएगा, यहाँ केवल आपका, तो फिर यहाँ पे करेक्ट मान लिया जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर पहला सही, क्योंकि ये असत्य ढूंढना था, असत्य पहला है, असत्य का मतलब गलत। क्वेश्चन नंबर 55, अब जरा ध्यान दीजिएगा। एक प्रोजेक्ट अनुदान है, एक फार्मूला अनुदान है, एक पेल ग्रांट अनुदान है, एक ब्लॉक अनुदान है। क्या मैं यहाँ पे ग्रेजुएट जो शब्द रिप्रेजेंट हो रहा है, प्रस्तुत जो हो रहा है, क्या मैं इसको लगा सकता हूँ? ध्यान दीजिएगा दूसरे को। जी सर। बिल्कुल लगा सकता हूँ। इस बात से आप सभी लोग भली भांति तरीके से रूबरू हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। फिर आपसे कहता प्रोजेक्ट अनुदान, प्रोजेक्ट अनुदान किसको होना चाहिए? सर विशेष बी वाला योजना। ऑप्शन है। विशेष योजना। बी ऑप्शन सर। ओके, प्रोजेक्ट अनुदान किसी विशेष कार्य योजना की बात कर रहा है। क्या विशेष कार्य योजना क्रियान्वयन की बात करें तो मैं इसको रिलेट करा सकता हूँ, बिल्कुल करा सकता हूँ। फिर आपसे कहता फार्मूला को लेकर कहीं गणितीय लिखा हुआ है, सर 4 नंबर लिखा हुआ है। और फिर ब्लॉक बचा एक, आपका विशिष्ट उद्देश्य वाला बचा है ना, इसी को लगा दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ए का 3 लगा दीजिए, बी का 4 लगा दीजिए, सी का 2 लगा दीजिए और डी का 1 लगा दीजिए। 3 4 2 1 कहाँ पे है? ऑप्शन बी नंबर में। बिल्कुल बी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के माध्यम से भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। अनुदान वगैरह से पूछे जाते हैं, फंड वगैरह से सवाल, इसलिए ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 56, सामाजिक विपणन के बारे में मैंने आज आपको सुबह वाली क्लास में जिक्र किया था कि सामाजिक विपणन क्या होता है। तो उन्हीं के स्तरों को क्रम में डिवाइड कर देना है आप लोगों को। जरा मुझे क्रम बताइए, 56 का सही जवाब क्या होना चाहिए? पहले मैं प्रारंभिक चरण लिखना उचित समझूंगा। जी सर। या तो मैं सी को काट कर या तो ए होगा या तो बी या तो फिर डी होगा। दूसरी बात पे अगर मैं करता हूं आप लोगों से, तो उसके बाद आपको रिप्रेजेंट करना है क्षेत्र को, और फिर उसके बाद विकास को, और लास्ट में एक कीवर्ड ध्यान रख लीजिएगा, जब भी कभी चरण में आएगा तो ट्रिक है ये, अंत में वो शब्द हमेशा क्रियान्वयन आएगा, मूल्यांकन आएगा, आकलन आएगा, निगरानी आएगा, ठीक है, अवलोकन आएगा। ऐसे शब्द आते हैं अंत में किसी भी, इसलिए तो यहाँ पर सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा, बी वाला ऑप्शन। बी करेक्ट रहेगा, एक बार बता दीजिए आप लोग।
यस सर। चलिए एक बार अब फिर से बताइए, यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन के साथ आया हुआ है। आपके सामने कूट दिए गए, सूची दी गई है, आपको सूची के आधार पे चयन करना है ना। तो जरा मुझे आप बताएं कि संग्रहित आंकड़ों के आधार पे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किसके अंतर्गत आएगा। सर बजट एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया। निगरानी एवं मूल्यांकन। नहीं सर, बजट एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया। मैं आपसे यहाँ आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग ध्यान रखें निगरानी और मूल्यांकन, क्योंकि क्रियान्वयन शब्द भी अभी अभी मैंने ट्रिक बनाया है, और ट्रिक के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो क्या आप एक को नहीं लगा सकते थे। यस सर। बिल्कुल। व्यय और उसके कार्यकारिणी द्वारा निरीक्षण करना होता है। निरीक्षण शब्द जो आता है बेसिकली व्यय वगैरह को लेकर आया हुआ है। तो क्या मैं बजट को लगा सकता हूँ? बजट। यस सर। यस सर। फिर मैंने कहा आपसे कि वरिष्ठ, एक बार थोड़ा सा म्यूट रहिए, थोड़ा सा बस एक बार ध्यान दीजिए आप। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वरिष्ठ एवं अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य सूचना आदान प्रदान की बात हो रही है ना। सवाल हमारे सामने ये रहा है, जरा आप लोग मुझे इसका सही तरीके से पहला ही बताइएगा। ऑप्शन आएगा सर इसका, मतलब वो सी का थर्ड वाला अभिलेखन और प्रलेखन आएगा सर। ओके और डी का चौथा आएगा सर। एक मिनट। तो यहाँ रंजना ठाकुर ज्वाइन नहीं है क्या क्लास में? अच्छा, कुछ बच्चे मैसेज डाल रहे हैं ग्रुप में। देखिए ये गलती आप लोग करते हैं। मैंने आप लोगों से कई बार बोला है कि भाई 6:30 तक आप ज्वाइन कर लिया करें प्लीज़। सभी लोगों से बता रहा हूँ, है ना। मैं टाइम दे देता हूँ पहले से ही आप लोगों को, है ना। चलिए एक बार सवाल करिए आप लोग यहाँ पर, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपसे सवाल कर रहा था, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। वरिष्ठ एवं अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य सूचना आदान प्रदान किसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं इसके संबंध में। बेसिकली मैम यहाँ पर अगर हम बात करें आप लोगों से, तो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात करता है बिटवीन अभिलेखन और सुपीरियर अभिलेखन और प्रलेखन सर। ओके, अभिलेखन और प्रलेखन की बात कर रहे हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो जाएगा, सही आप लोग बता रहे हैं कि अभिलेखन मतलब रिकॉर्ड को रखने की बात करता है, और प्रलेखन वही चीज़ है। तो जहाँ पे सुपीरियर एंड सब ऑर्डिनेट ऑफिसर की बात होती है, वो भूमिका इसके अंतर्गत आती है रिकॉर्ड वगैरह रखने के संबंध में, है ना। तो सिंपल सी बात है, किसी सूचना का आदान प्रदान होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसी के माध्यम से कर सकते हैं। यही हमारे लिए सही जवाब होगा, यही हमारे लिए करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल पे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। अच्छा जो है पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, कुशल सामाजिक कार्यकर्ता का निर्माण एक गुणात्मक शैली का विकास है। सवाल हमारे सामने है, बड़ा ही अच्छा सवाल है कि डेवलपिंग एंड क्वालिटेटिव स्टाइल की बात कर रहा है ये, है ना। क्वालिटेटिव स्टाइल की बात कर रहा है, इज़ द मेकिंग ऑफ स्किल्ड सोशल वर्कर। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ट्रेनिंग को लेकर, है ना, इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग को लेकर, यानी प्रशिक्षण का प्रभाव को लेकर। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या मिला सकता हूँ, बताइए एक बार सभी लोग। भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई कुशल सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी चीज़ अगर स्किल का निर्माण करता है ना, स्किल का, तो जाहिर सी बात है वो ट्रेंड होगा, है ना, उसके प्रभाव पर, ट्रेनिंग का जो प्रभाव है उस पर भूमिका होती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सीधा सीधा सारे मैच हो रहे हैं। चलिए अगला सवाल बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 के बारे में। अच्छा सवाल हमारे सामने ये भी है 58 का, ठीक है। सवाल हमारे सामने है कि सामुदायिक सहभागिता दीर्घकालीन प्रभाव। पहला पॉइंट आपको ढूंढना है यहाँ पे कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं दिया गया है, कौन सा आपको सम्मिलित नहीं किया गया है। बड़ा ही इजी सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। दैट कम्युनिटी पार्टिसिपेट हैज़ अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करता है, प्रभाव की बात करता है, दैट इज़ राइट। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जो पहला पॉइंट है यह आपका करेक्ट है, ट्रू है, रॉन्ग नहीं है। इस चीज़ को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। बात क्लियर है? एक बार स्पष्टीकरण करें, मैं दूसरा पॉइंट पढ़ता हूँ फिर। यस सर। बिल्कुल।
स्थानीय समूहों का संस्थाकरण, परियोजनाओं का क्रियान्वयन। बहुत ही इजी सा सवाल है हमारे सामने। ये एक प्रकार से जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ लोकल ग्रुप की बात हो रहा है, और यहाँ बात की जा रही है परियोजनाओं का क्रियान्वयन को लेकर, यानी इम्प्लीमेंट की बात हो रही है, और इम्प्लीमेंट ऑफ प्रोजेक्ट की बात हो रही है। तो मैं आपसे कहूँगा कि स्थानीय समूह का जो संस्थाकरण है वो परियोजनाओं को क्रियान्वयन में भूमिका होती है। ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है ना। अब बात करेंगे हम लोग 4 पॉइंट को, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। स्थानीय सरकार एवं विभाग की सहभागिता आकलन में सुधार, है ना। तो अच्छा सवाल हमारे सामने है। इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट इन असेसमेंट की बात कर रहा है ये, और ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट, है ना। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि स्थानीय सरकार और विभाग की जो सहभागिता होती है वो आकलन में सुधार के लिए होती है? बिल्कुल ये बात करेक्ट रहेगा, ये आपकी सत्य माने जाएगी, गलत नहीं होगा आपका यह पॉइंट, है ना। अगर वहीं मैं नेक्स्ट पॉइंट पर बात करता हूँ आप लोगों से, सामुदायिक वकालत, सामाजिक मुकदमों की सुनवाई करना। बहुत ही अच्छा सवाल हमारे सामने, ये भी पॉइंट दिए गए हैं। कम्युनिटी एडवोकेसी की बात की जा रही है, कम्युनिटी एडवोकेसी की बात की जा रही है, जहाँ पर हियरिंग सोशल केसेस की बात हो रही है। तो क्या ये बात करेक्ट होगा यहाँ पे? बताएं भाई। सामुदायिक वकालत जो है सामाजिक मुद्दों की सुनवाई करेगा, सामुदायिक वकालत, कम्युनिटी गलत है ये सर। हियरिंग सोशल केसेस, सोशल। देखो मैं बताऊं आपको, ये जो मुकदमा लिखा हुआ है ना, ये पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है केस वर्क को। किसको? केस वर्क को। तो मैं आप लोगों से कहूँगा यहाँ पे सही जो जवाब जाने वाला है, जो ऑप्शन आपका करेक्ट जाने वाला है, यही जाने वाला है, सही वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, सभी लोग ज्वाइन होना। जी सर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर सम्मिलित करना है हमें, है ना। नियोजन है, समन्वय है, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण है, अभिलेख और प्रतिलेख है ना। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान भी देना चाहिए। सवाल भी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है हम लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो नियोजन की प्रक्रिया है वह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, वह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। ऑप्शन बी सर। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो आप देखिए पहले का दूसरा मैच हुआ है, इसलिए ए और सी को काट दीजिए। समन्वय किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं आप जरा बताएंगे? क्या कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या टकराव की समाप्ति को हम कह सकते हैं? यस सर। सर बिल्कुल आप कह सकते हो टकराव की समाप्ति, और यही आपका करेक्ट माना जाएगा। टकराव की समाप्ति, इसका मतलब समझते हैं आप लोग? कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन की बात होता है एक प्रकार से, है ना। तो ये एक प्रकार से कोऑर्डिनेट में आती है भूमिका। और एक बात आता है ट्रेनिंग। अब बताइए जरा, ट्रेनिंग क्या हम सेवार्थी के मनोभावों को समझने के लिए करते हैं? मनोभावों को समझने के परिप्रेक्ष्य में आएगा, बिल्कुल सही आएगा। और जब बात करेंगे अभिलेख और प्रतिलेख का, क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि प्रतिवेदन सृजन में सहायक होगा? बिल्कुल सही होगा। तो क्या मैं ऑप्शन आपको बी बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ, बी इज द राइट आंसर। बी ही आपका करेक्ट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, असंगत है, आपको गलत ढूंढना है। अभिलेख और प्रतिलेख में किसी भी समाज कल्याण प्रशासन का एक प्रमुख घटक माना जाएगा। राइट होगा या रॉन्ग होगा? सही है, बिल्कुल बात सही कर रहे हैं आप लोग, ये सत्य है। फिर कहता है कि सामाजिक विपणन का उद्देश्य है कि ऐसे व्यवहारों को प्रभावित करता है जो व्यक्तियों और समुदायों को अधिक लाभान्वित करता है, यानी ये भी बात आपकी करेक्ट है, सत्य है। फिर कहता है कि वित्तीय प्रशासन की एक गतिशील प्रक्रिया है जो वित्तीय प्रणाली सहित लेखा जोखा का परीक्षण करती है। फिर तो ये भी सही है, राइट है। हाँ, अब यानी यही गलत है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक अनुदान भारतीय राज्यों की अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाते हैं। देखो ये तो कंपलसरी नहीं है, ये तो कंपलसरी नहीं है। ये बात भी मैंने आप लोगों को अनुदान के परिप्रेक्ष्यों में जब आपसे जिक्र कर रहा था कितने टाइप के अनुदान होते हैं,
तो वहाँ मैंने आप लोगों से जिक्र किया था। देखिए बेसिकली आपको बता दूं, भारतीय संविधान में भी अनुदान सहायता का उल्लेख किया गया है ना, ये बात आप जानते हैं। अनुच्छेद जब 275 की बात करते हैं आप, तो उसमें साफ शब्दों में कहा गया कि ज़रूरतमंद जो राज्य के लोग हैं वहाँ पे वैधानिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो भारतीय संविधान के अनुसार दो प्रकार के अनुदान बताए गए, एक बताया गया वैधानिक अनुदान और एक बताया गया विशेषाधिकार अनुदान। और जो वैधानिक अनुदान था वो 275 के अंतर्गत आता था। उसमें केवल ज़रूरतमंद राज्यों को भारत को संचित निधि के अंतर्गत अनुदान दिया जाएगा। अब प्रश्न यहाँ पे था कि वैधानिक अनुदान सभी राज्यों को जो है अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाएगा। ये बात तो ठीक थी, लेकिन ये अकॉर्डिंग लगा दिया, इस वजह से ये गलत हो गया। इस वजह से ये प्रश्न क्या हो गया, गलत हो गया। अगर यहाँ पे लिखना चाहिए था, फिर क्या यहाँ पे लिखना चाहिए था कि संविधान के अनुच्छेद 275 275 ये लिखता तो सही होता, अदरवाइज यहाँ पे गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार बताइए, करेक्ट समझ में आया ये सवाल? जी सर। यस सर। अब देखिए आपके सामने चार एक ऑप्शन मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोशल वर्क का अगर पेपर, तो वहाँ पे ऐसे ही कुछ प्रश्न मिलते हैं। एक प्रश्न दिया होता है, उसमें कथन कारण दिए होते हैं और हमें क्या करना पड़ता है, कथन कारण को ध्यान से पढ़ना होता है। तो उसी के आधार पे ये चार ऑप्शन है, जरा मैं एक बार बोल देता हूँ, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। पहला ऑप्शन कहता है ए आर दोनों सही होगा। कथन को ए कहा जाता है, कारण को आर बोला जाता है, तथा कहता है कि आर ए की सही व्याख्या करेगा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ए आर दोनों सही हैं, फिर वो कहता है कि परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में व्याख्या होगी, ऑप्शन नंबर बी में व्याख्या नहीं होगी। ऑप्शन सी कहेगा कि ए सही होगा किंतु आर गलत होगा। वहीं डी ऑप्शन कहेगा आपसे कि ए गलत होगा किंतु आर सही होगा। जरा एक प्रश्न करके देखिए, 61 नंबर हमारे सामने है। कहता है कि वैधानिक अनुदान के अंतर्गत केवल जरूरतमंद राज्यों की सहायता दी जाती है, क्या ये करेक्ट है? अभी अभी मैंने बताया। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। फिर आपसे कहता है कारण में कि इस प्रकार के अनुदान के लिए वित्त आयोग मुख्य आधार होता है, क्या ये बात करेक्ट लग रही है आपको? यस सर, सत्य है। यस सर। बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन ए सर। आपका ये 17 और किसी बच्चे ने बोल दिया कि ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा और सही दिया आपने जवाब। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर था वो कथन का यानी ए का सही तरीके से व्याख्या किया है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें, अगर ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करता, देखिए प्रश्न तो मैं बता दूं ये लगते हैं लोगों के बड़े इजी और ये बड़ा टफ प्रश्न होता है, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को। सोशल वर्क में यदि आपकी जो प्रश्न गलत होते हैं, आप अगर अपने आंसर की उठा के देख लीजिए तो आपको ज़्यादातर 90% मैं बता रहा हूँ बच्चों की असफलता का रीज़न में इस टाइप के प्रश्नों की एक अहम भूमिका होती है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने कीवर्ड्स बता रखा है, क्योंकि लगा दीजिएगा अंतिम में, और क्योंकि जब लगाएंगे तो अगर सही तरीके से उसकी व्याख्या बनेगी तो आप क्या कर दीजिएगा, उसको व्याख्या में रख दीजिएगा। अगर लाइनें अलग लगाएंगी तो उसको आप क्या कर दीजिएगा, व्याख्या नहीं करिएगा। तो मैं दो ट्रिक बताता हूँ इस प्रश्न में, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए पहला मैं करता हूँ ट्रिक के माध्यम से। प्रश्न हमारे सामने ये वाला है 61 का, कहता है कि वैधानिक अनुदान के अंतर्गत केवल ज़रूरतमंद राज्यों को सहायता दी जाती है। तो मैंने कहा भैया क्यों दी जाती है, तो आपने कहा यहाँ पर व्याख्या कर रहे हो आप जैसे ये समझिए कि मैं आपसे एग्ज़ाम में सवाल कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर सोचिएगा क्यों लगा रहा है मुझे, क्योंकि और रोहन सर ने यहाँ पे क्यों पूछा है, तो आप लगाइएगा तुरंत क्योंकि इस प्रकार के अनुदान के लिए वित्त आयोग की मुख्य आधार भूमिका होती है। दैट इज राइट। देखो सही तरीके से सेंटेंस बैठा है, इसलिए इसकी व्याख्या हो गई। अच्छा दूसरी बात सर, तो मेरे पास नेटवर्क जी सर मेरे पास नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। आप क्लास खत्म हो जाए सर तो ग्रुप में लिंक सेंड कर दीजिएगा। श्योर बिल्कुल बिल्कुल सर, हर क्लास का मैं सेंड करता हूँ। ऐसा कोई क्लासेस नहीं होता है कि जो मैं नहीं करता, सबको करता हूँ हर क्लास। चलो कोई बात नहीं, आपको भेज दूँगा। दूसरा तरीका, दूसरा ट्रिक हमारे सामने। दूसरा ट्रिक ये है, आपने कहा कि वैधानिक अनुदान के अंतर्गत जरूरतमंद राज्यों की सहायता दी जाती है और ये बात सत्य है। आप ये सोचना है आपको कि ये जो वैधानिक अनुदान के अंतर्गत ज़रूरतमंदों की बात हो रही है, क्या इसमें
इसमें जो वित्त आयोग है, क्या इसकी भूमिका है? कीवर्ड्स कारण में वित्त आयोग है, केवल हमें आर में एक कीवर्ड ढूंढना है और मुख्य बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य बिंदु ढूंढना है। और मुख्य बिंदु क्या है? वित्त आयोग है। और क्या वित्त आयोग ऊपर वाली लाइन को व्याख्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसलिए आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आप कभी ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे अनुदान लिखा है तो यहाँ पर भी अनुदान लिखा है और मैं लगा देता हूँ ए वाले पर व्याख्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। यहाँ तो ये अपवाद है अगर इस तरीके के क्वेश्चन मिले हैं तो, ट्रिक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तब भी मत ट्रिक लगाइएगा ऐसे में, क्योंकि ये प्रश्न आपको 100% बता रहा हूँ गलती होगी इसमें। और ऐसा इसके आधार पे नहीं होता है प्रश्न, इसके जिस तरीके से मैं बताया हूँ इसके आधार पे नहीं होता है ना। जो मैंने ट्रिक बता रहा था उसके आधार पे बेसिकली बनाया जाता है। या तो आपको पता हो कि ये वित्त आयोग का जो मुख्य आधार है ये बेसिकली ज़रूरतमंद राज्यों की सहायता करने के लिए होता है। यदि आपको पता है तो सही तरीके से यहाँ पर व्याख्या कर सकते हैं। तो ये तो एक तो ट्रेडिशनल तरीका था, है ना, और दो आपकी मैंने ट्रिक बता दिया है। चलिए और भी प्रश्न करिएगा और ज़रा बताइएगा आप लोग कि जवाब अब क्या आना चाहिए। पहले तो मैं पढ़ूंगा कथन, फिर मैं पढ़ूंगा कारण। कथन कहता है कि समाजकारी के अंतर्गत व्यक्ति और समाज के बीच अन्योन्यश्रित संबंध होता है। बताइए। सत्य। सही है सर। हाँ, अभी व्याख्या पे नहीं जाना है आपको, ये बात भी ध्यान रखिएगा। एक लाइन दोनों लाइन पढ़ने के बाद भी हमें व्याख्या पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप जरा मुझे बताइए इस परिभाषा किसने दिया है? ये बात कही किसने है कि समाज व्यक्ति के बीच में जो है अन्योन्यश्रित संबंध? हैमिल्टन। गार्टन है। गार्टन है। बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, यहाँ पे कारण देखिए। कारण आपके सामने कि व्यक्ति समाजकारी में व्यक्ति और समाज दोनों का उत्थान एक दूसरे पर निर्भर करता है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। ये भी सही है सर। अब बताइए मुझे जरा व्याख्या है या नहीं? है सर। सही है सर, ऑप्शन ए आंसर आएगा सर। बिल्कुल सर दोनों सही है सर। दोनों सही है। दोनों जैसे व्याख्या भी है। हाँ, अच्छा व्याख्या व्याख्या कैसे? भी। हाँ, व्याख्या कैसे है? सर उसमें दिया अनन्य से मतलब एक दूसरे पर संबंधित, और इसमें भी यही दर्शा रहा है, इसमें एक दूसरे बिल्कुल पर निर्भर बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। यहाँ आपको यही पता होना चाहिए था कि व्यक्ति और समाज के बीच में जो अन्योन्यश्रित का संबंध है ना, यही तो परस्पर है। इसी को परस्पर, इसी को रेसिप्रोकल बोला जाता है। और यही बात इसने कह दिया उत्थान को लेकर। किसको लेकर? उत्थान को लेकर। अब देख सकते हैं कारण में कि व्यक्ति और समाज के दोनों की बात जो हो रही है वो उत्थान एक दूसरे पर निर्भर करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया है। शुक्र है कि आप लोग थोड़ा से इसके बारे में जाने, और भी प्रश्न करेंगे तभी और चीज़ें आपको पता चल जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तब तक क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कथन में सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी के विरुद्ध। आप बात को समझिएगा, विरुद्ध का मतलब अपोजिट। अब आप अपने सामने जब भी पेपर का सवाल दें जवाब उसका, तो आप अपने आप को रखिए सामाजिक कार्यकर्ता, यानी मैं सेवार्थी के विरुद्ध, यानी कोई सेवार्थी आपके सामने है, ठीक है, उसके विरुद्ध बिना किसी इजाज़त के गोपनीय तथ्यों का उजागर नहीं कर सकता है। क्या ये बात? सही है सर। बिल्कुल सत्य है सर। बिल्कुल सत्य। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपने सत्य बताया है तो। दूसरा कारण को देखिएगा, बड़ा ही ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि गोपनीयता अगर यहाँ पे मिल गई है तो यहाँ पर भी गोपनीयता मिल गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि व्याख्या होती है। प्रश्न को समझिएगा। फिर कहता है कि गोपनीयता का उल्लंघन मानहानि के खिलाफ माना जाता है। ये भी सत्य है सर। ये भी सत्य है। गलत 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 गलत। नहीं, गलत है सर ये। अरे भाई, गोपनीयता का उल्लंघन मानहानि के तो खिलाफ। मानहानि माना जाएगा सर, खिलाफ क्यों माना जाएगा? कोड केस हो सकता हाँ, तो मैं आपसे ये कह सर, रहा इसमें हूँ, क्या? मानहानि के खिलाफ माना जाता है। अच्छा, सर ये असत्य है, गलत है सर ये। गोपनीयता का उल्लंघन मानहानि के खिलाफ माना जाता है। मानहानि माना जाता है सर, खिलाफ नहीं माना जाता। हाँ सही है सर, सही है। आप खिलाफ लिखा समझ ना, नहीं पा रहे। देखिए, मैं हाँ, सही है। आपसे ये कह रहा हूँ। अच्छा, पहले आप मुझे यही बता दीजिए आप लोग कि मानहानि होता क्या है? मानहानि मतलब नुकसान। नुकसान। सर अगर उस व्यक्ति के ऊपर गलत अगर इल्जाम डाल दिया जाए वो मानहानि होता है। अच्छा, एक बार मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा सा। अगर मैं ये कहूँ मानहानि करने वाले व्यक्ति पर, मानहानि करने वाले व्यक्ति पर, बात को ध्यान समझिएगा,
व्यक्ति पर दीवानी और फौजदारी मुकदमे चलाए जा सकते हैं। आप लोग ये जानते हो दीवानी फौजदारी मुकदमे वगैरह? यस सर। जी नो सर। सर। दीवानी नहीं, मुकदमे सिविल वो और भी बहुत लंबे चलते सिविल हैं। और क्रिमिनल प्रोसेस हाँ, सर। अभी मैं केवल समझा रहा हूँ आपको बस, है ना, ये केवल बात को समझिएगा। तो इसमें 2 वर्ष की साधारण कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकती है, उसकी सजाएं हो सकती हैं। और इस बात से आप लोगों को सहमत भी होना चाहिए, और होता है ये, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। मैं कोई अपने मन से थोड़ी बना के बोल रहा हूँ। मानहानि का मतलब होता है भाई कि किसी के मान का हनन हो रहा हो, बात यस करेक्ट। अब मैडम कह रही हैं कि मानहानि के खिलाफ नहीं माना जाएगा। भाई अगर मेरे बिना बताए आप मेरी बात उजागर कर रहे हो, तब बताइए किसी के मान का हनन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप? सही बात, सत्य। ये बात आपकी यहाँ पर करेक्ट होगी, गलत नहीं होगी। बात सत्य सही है, है। मेरी बात को आप अच्छे समझिएगा। मैंने दोनों एग्जाम्पल बताए हैं, दीवानी फौजदारी को रिलेट करके भी। और यहाँ अच्छा। सिंपल अर्थ में आप ये ध्यान रखें, केवल अगर कोई पूछे मानहानि कहते किसको है, पहले इसकी डेफिनेशन जानो आप। जब जान लेंगे तब आप जान। मानहानि का अर्थ यही है ना, किसी के अच्छा। मान का हनन करना, किसी के लिए जानबूझकर गलत बातों को नुकसान। फैलाना, गलत बातों को फैलाना, चाहे वो लिखित हो या चाहे वो बोल कर रहे हो आप। तो सोशल वर्कर के लिए भाई ये बात तो मैं बता रहा हूँ करेक्ट होगी, गलत नहीं होगी कि अगर ऐसा करेगा तो उसका सर, मानहानि होगा। अब अगर बताइए। आप जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ आप एक शब्द को उठा रहे हो, अगर जैसे इसमें ना तो कोई कोमा आया है, हम क्या है, हम गोपनीयता को उठा के इसका आंसर दे रहे हैं, तो नहीं, फिर नहीं, हमारी देखो, बात भी मैं तो बताऊं सत्य है आपको। सर। देखो मैं बताता हूँ आपको, गोपनीयता का उल्लंघन बेसिकली ये साफ शब्दों में बोल ही रहा है। हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। हमें कॉमा तब लगाना पड़ता है जब हम 2 बातें करते हैं। हम एक लाइन में जब 2 बातें लिखते हैं तब हम कॉमा लगाते हैं। हमें 2 बातें करनी ही नहीं है। क्वेश्चन तो एक ही बात पे डिपेंड है, और वो बात है आपका गोपनीयता पर। सिंपल सा सवाल है मैडम, कारण कहता है कि गोपनीयता का उल्लंघन मानहानि के खिलाफ माना जाता है। ये बात सत्य है, गलत नहीं है। आप चाहे लिख कर रहे हो, चाहे उसकी बातें जो हो या ना हो, आप उसको उजागर कर रहे हो बिना पूछे हुए, तो जाहिर सी बात है उसकी मान की हानि हो रही है, उसका हनन किया जा रहा है। हाँ, उससे अगर पूछ के कर रहे हो तो नहीं दिक्कत है ना। और हमें 2 बात करनी नहीं, हमें एक ही बात करनी गोपनीयता के परिप्रेक्ष्य में। और सिंपल अगर उल्लंघन लिख दिया तो अगला वर्ड ये मानहानि बनना ही चाहिए। उल्लंघन लिख दिया तो अगला वर्ड ये बनना ही चाहिए। वहाँ पे जिस प्रश्न में वास्तविकता होती है वही प्रश्न आते हैं, उसी प्रश्न के आधार पर बनाए जाते हैं। यहाँ आपका स्टेटमेंट ये गलत नहीं होगा मैडम, ये करेक्ट है। अब बताइए जरा, मुझे क्या समझ में आया आपको? आगे जी सर। अब मुझे आप ये कहिए कि ये जो सवाल है क्या इसकी व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही है? सर व्याख्या नहीं हो रही। व्याख्या नहीं हो रही है। सर क्या हो और कोई लोग हैं हो रही। जिनके मन में आ रहा हो है? रही है सर, हो रही। हो रही हो रही है सर। ओके, हो चलिए रही है सर, सही अब है, मैं सर। आप लोगों को ना थोड़ा सा ट्रिक को फॉलो करता हूँ, और उन ट्रिकों के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय तो ले रहा हूँ एक प्रश्न को समझाने में, ताकि आपको अगला जब प्रश्न मैं करवाऊँ और भी क्वेश्चंस, तो वहाँ मुझे टाइम ना लगे, वहाँ मैं सिर्फ बताते चलूँगा। कथन आपसे कहता है सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी के विरुद्ध, ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं, बिना किसी इजाज़त के गोपनीय तथ्यों का उजागर नहीं कर सकता है। ये बात सत्य। तो मैंने कहा भाई क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? वो कर सकता है। तो आपने कहा नहीं, क्योंकि गोपनीयता का उल्लंघन मानहानि के खिलाफ माना जाता है। और ये यहाँ पर सही तरीके से व्याख्या हो जाएगी, और ये ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए दोनों सत्य है। करेक्ट है। ए आपका करेक्ट है, जो गोपनीयता के संबंध में बात की जा रही है ना। तथ्य नहीं उजागर कर सकता भाई, अगर करोगे तो अच्छा। प्रश्न देखो, यहाँ जो मानहानि है, ये कीवर्ड पकड़िएगा, ये जो मानहानि है ये बताया है गोपनीय तथ्यों का उजागर ना किया जाए। अगर किया आपने तो ऐसा होगा। और जब ये दोनों बात सिमिलर लग रही है, इसका मानहानि को बता रहा ये है, तो व्याख्या है भाई ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट। सर ये इसमें ट्रिक एक ही लगा सकता है कि और दूसरी ट्रिक और है? 2 ट्रिक बताया, 2 ट्रिक। ये एक क्योंकि वाली, और एक कौन सी सर? एक आपको ये करना है कि जहां आपको ये पता, ये जहां कीवर्ड है, जैसे इसमें गोपनीयता का उल्लंघन जो है मानहानि के खिलाफ माना जाता है, तो गोपनीयता में जो उल्लंघन करने में मानहानि है, ये ट्रिक है। और दूसरा यहाँ पे ये होगा कैसे, हो कैसे रहा है, मानहानि को डिफाइन कर कौन रहा है?
अगर आप ऐसा अगर ये होगा तो ये देखिए गोपनीयता तथ्यों का उजागर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न अगर बनता है तब उसका मानहानि बनती है। तो इसने कहा गोपनीयता तथ्यों का उजागर नहीं कर सकता वो, और यदि आप ऐसा करोगे, है ना, तब अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, उल्लंघन बन जाएगा, उसका उजागर हो जाएगा। तो ये ट्रिक है आपका कि ये मानहानि कीवर्ड है और इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी डेफिनेशन अगर आपको मालूम है, वैसे तो मैंने ये ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करवाया है आप लोगों से, है ना। नहीं सर, जैसे कि कौन सा अगर समझ में नहीं आया तो फिर उसमें ट्रिक भी लगाना पड़ जाए। हाँ, अगर ऐसे सवाल समझ में आए तो वही ट्रिक बताया था मैं आपको, वही उसी ट्रिक का आप सहारा जरूर लीजिएगा। और अच्छा, अगर एक बार में कंफर्म ना हो ना तो 2 बार पढ़ लीजिएगा, ट्रिक का ही तो फॉलो कर रहे हैं, बस 2 बार। तो जब आप पढ़ेंगे फ्लुएंट में ना, वो चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी आपको मन में। दूसरी बात करता हूँ, समन्वयात्मक या समन्वय आपसी टकराव को रोकने में प्रासंगिक भूमिका निभाती है। क्या ये बात सत्य है? सत्य सर। जी सर, बिल्कुल सही है सर। सत्य सत्य। आप देखिए, नियोजन विकास की भावी रणनीति का निर्धारण करता है। जी सर, ये भी यस सर, ये भी सही है सर। आप बताइए क्या व्याख्या? ए वाला आएगा सर। नहीं नहीं, नहीं, व्याख्या नहीं नहीं कर हो रही है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, व्याख्या नहीं हो रही है, गुड। क्योंकि यहाँ पे समन्वयात्मक अपने टकराव को रोकने में प्रासंगिक भूमिका निभाता है, ये बात सत्य है। और क्योंकि नियोजन विकास की भावी रणनीति को निर्धारित करता है। देखिए कुछ बैठा सेंटेंस, दोनों अलग अलग सर, दोनों अलग अलग सेंटेंस। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अगर आप 2 बार पढ़िए, आप इसको मन में पढ़िए थोड़ा सा, नहीं बैठेगा, सेंटेंस ही नहीं बैठेगा, है ना। तो इसलिए आपका यहाँ पे ट्रिक फॉलो हो, ट्रिक चाहते हो ट्रिक भी फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आपको अगर पता है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। इसलिए इसका बी ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। आगे बढ़ें, अगला सवाल सर जी। अगला सवाल 65, कार्यक्रम स्थिरता दाताओं के अभाव में कमजोर हो जाती है। कार्यक्रम नहीं सर, असत्य असत्य असत्य। असत्य, बिल्कुल। यहाँ जो आप कहना चाह रहे हैं भाई, आप सिंपल सी बात करिए कि जो कार्यक्रम अगर स्थिरता है तो दाताओं के अभाव में कमजोर हो जाती है। बताइएगा, सोच विचार के कोई भी प्रश्न का जवाब दें आप लोग तो बढ़िया रहेगा। सत्य है, सत्य है, सत्य है सर, सत्य मैं सही एक है बार फिर से सर। पढ़ूंगा, कार्यक्रम स्थिरता दाताओं के अभाव में कमजोर हो जाती है। असत्य असत्य आना चाहिए सर। बिल्कुल। यहाँ पे अगर प्रोग्राम स्टेबिलिटी की बात हो रही है, इज वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर कर देना, है ना, उसको एक प्रकार से कमजोर कर देना। इन द जो है अब्सेंस ऑफ डोनर्स में, क्या ऐसा आप ये कह सकते हो कि प्रोग्राम में अगर कोई आपको दान वगैरह ना दे तो क्या आपका प्रोग्राम कमजोर हो जाएगा? जी हाँ, हो सकता है, नहीं होगा। हो सकता है सर। मैं बताऊं आपको, यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली चीजों का ध्यान रखो आप लोग। कार्यक्रम अगर स्थिर है, सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोग्राम अगर होता है, फंडिंग वगैरह होती है ना, हम अपने जेब से लगाएंगे नहीं। अगर संस्था या संगठन जुड़े रहेगा तभी तो काम होगा, हम तभी तो किसी कार्यक्रम को बना सकते हैं। तो कार्यक्रम स्थिर है और उसमें दाताओं के अभाव में कमजोर हो जाती है, और अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कमजोर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सत्य बात है भाई, ये बात सत्य बात है सर। हाँ ये सत्य है। दूसरी बात कहता है कि कार्यक्रम में स्थानीय सरकार एवं विभाग को शामिल करने एक मिनट, थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करता हूँ, छोटा सा करता हूँ। करने से कार्यक्रम स्थिरता मजबूत हो जाती है। ये भी सत्य है सर। ये भी सत्य है सर। ये भी सत्य है। व्याख्या और व्याख्या भी होगी सर। नहीं करेगा, व्याख्या नहीं करेगा, 65 व्याख्या नहीं होगी, व्याख्या नहीं होगी। नहीं, व्याख्या नहीं हो रही सर। व्याख्या नहीं हो रही है, व्याख्या नहीं हो रही। मैं ऐसे भी बता देता हूँ, अब थोड़ा समझाता हूँ। आप लोग फिर गलती कर रहे हो, क्या बात हो रही बार बार। देखिए यहाँ आप लोग को मैंने कहा है कि अगर कार्यक्रम लिखा है तो यहाँ भी कार्यक्रम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि व्याख्या हो रही है। आप कीवर्ड्स को अभी भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए कि कार्यक्रम स्थिरता दाताओं के अभाव में कमज़ोर कर देती है, और ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कार्यक्रम में स्थानीय सरकार
और विभाग शामिल करने से कार्यक्रम स्थिरता मजबूत हो जाती है। तो भाई तब दाताओं की ज़रूरत क्यों पड़ी? दाता की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेन भूमिका तो दाता का अभाव है। क्या इसकी बात यहाँ पे हो रही है? नहीं सर, नहीं हो रही है जब सर, ये यहाँ बात ही नहीं व्याख्या डोनर्स नहीं की हो हो रही रही, यहाँ तो बात सरकारी विभाग की बात हो रही है ना, डोनर्स की बात ही नहीं हो रही है। तो कहने का भाव ये है कि जब यहाँ बात सरकार के ऊपरी वाली लाइन में अगर कहता कि दाताओं के अभाव में, तो यहाँ पे दाताओं को लिखना चाहिए था कि सरकारी विभाग हो रही दाता, कि अगर लिखे सरकारी विभाग दाताओं के अभाव में, अब वो मेंशन करे वहाँ पे कि कमज़ोर हो सकती है, तो वो बात सत्य थी। तब जाके यहाँ पर हम बात करते कि हाँ भाई सरकार के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है तो फिर ये ठीक है। सरकार अलग भूमिका हो गई, दाताओं का भाव अलग, अभाव जो है अलग भूमिका हो गई, तो इसलिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें और आपको जब 2-4 बार आप करेंगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपके जो सवाल थे यहाँ पे मैंने ये कुछ सवाल लिए जो कवर किए। अब आगे और भी सवाल हैं जो समाज कल्याण प्रशासन के संबंध में है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, किया जाए? बता दीजिए, एक बार बता जी दीजिए। सर, बिल्कुल। जी सर। चलिए, तो अभी तक आप लोगों को मज़ा आ रहा है ना करने में कि भाई हाँ ये सवाल ठीक ठाक लग रहे हैं? यस सर। जी सर। चलो बहुत बढ़िया। फिर यानी समाज कल्याण प्रशासन में आप जो है भली भांति तरीके से निपुण हो रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि प्रारंभिक काल में, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, समाज कल्याण दिए गए किए जाते हैं। मैंने शायद ये टॉपिक अभी हाल ही में करवाया है, आप लोगों को बताया भी था कि सभी सर, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रश्न पढ़ो, जवाब आंसर पे होना चाहिए। कुछ व्यक्ति या समूह द्वारा होता है, गरीब दीनहीन की सहायता करके होता है, मानव जीवन को उच्च कोटि करने के लिए सहायता भी दी जाती है या की जाती है। वर्तमान उपयुक्त तो सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन आपका। डी ऑप्शन। देखिए अभी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, अगर आप हरियंट को देख के बिल्कुल मत करिएगा, कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जहाँ पे गलत ऑप्शन आए हुए हैं, है ना। और इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि आप ध्यान से करिएगा क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या के साथ करेंगे तभी आप समझ पाएंगे उन सवालों के मतलब। सेकंड कह रहा है कि वर्तमान समय में राज्य का जो स्वरूप है कैसा हो गया है, बताइए। आज वर्तमान समय कल्याणकारी है, समाजवादी है, पूंजीवादी है कि मिश्रित है? देखिए मिश्रित मत कहिए आप, पूंजीवादी हो गया है। हाँ देखिए, देखिए एक मिनट, अब एक मेरी बात भी सुन लिया करिए आप लोग। मिश्रित का मतलब ये हुआ कि मैंने कल्याणकारी को भी शामिल कर दिया, पूंजीवाद को भी शामिल कर दिया, समाजवाद को भी शामिल कर दिया। जब इन तीनों ऑप्शन को मैं शामिल करूंगा तो मिश्रित बनेगा, तो वहाँ पे कहना उचित नहीं होगा। समाजवाद वर्तमान समय में जो राज्य का स्वरूप बना हुआ है वो पूंजीवादी नहीं है, ना ही समाजवादी है, ना ही समाजवादी है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है कल्याणवादी। क्या है ये? कल्याणकारी या कल्याणवादी भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो सही जवाब जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब जाएगा। ठीक है, समाज कल्याण प्रशासन का मतलब ही रहता है कि संबंध में चर्चा करने से पहले प्रशासन शब्द जो आता है वो बेसिकली सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मानवीय सहयोग की बात करता है, मानवीय सहयोग की बात करता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कल्याणकारी प्रक्रियाओं पर ये अधिक बल देता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो जाएगा वो आपका करेक्ट होगा, पहला वाला ऑप्शन। तो तीसरे प्रश्न की बात करेंगे हम लोग कि कल्याणकारी राज्य वह होता है, कल्याणकारी राज्य वह होता है जो अपने नागरिकों की कम से कम न्यूनतम स्तर पर आजीविका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेता है। देखिए बात सही भी है। समाज कल्याण विश्व कोश ए। ओके, आप लोगों का जो जवाब आ रहा है वो ऑप्शन सामाजिक विज्ञान विश्व कोश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं है। क्या डी होगा सर? डी होगा, आप लोग बता रहे हैं। डी होगा, समाजकारी। सर बी, समाजकारी विश्व कोश। समाज कल्याण सामाजिक विज्ञान हाँ, ये बच्चे ने सही बताया आपने। सामाजिक विज्ञान का जो विश्वकोश है, पहले सोशियोलॉजी में जो है समाज कल्याण के बारे में जिक्र किया गया था और वहाँ शब्द दिया गया कल्याणकारी राज्य के बारे में, कल्याणकारी राज्य के बारे में।
और सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका, ऑप्शन सर सी। सर मेरा एक सवाल था, जो पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल में समाज कल्याण किए जाते थे, यानी कि प्रारंभिक काल में गरीब दीनहीन की सहायता करके किए जाते थे ना। देखिए सर, ये भी आपका सही रहेगा। गरीब दीनहीन की सहायता की जाती करके करते थे, कुछ व्यक्ति और समूह के द्वारा भी करते थे, मानव को उच्च कोटि करने के लिए सहायता भी देते थे। सिंपल सवाल है। प्रारंभिक काल का मतलब ये हुआ कि आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। तीनों बातें सही हैं इसमें सर, है ना, कोई बातें गलत नहीं है इसमें, सारी बातें सही है। ठीक है, अच्छा, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, आप लोगों ने जवाब जो दिया है वो ऑप्शन सी दिया, ये ही सही जवाब है यहाँ पे, है ना। तो नागरिकों को कम से कम न्यूनतम स्तर की जो आजीविका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेता है ना, वो सामाजिक विज्ञान विश्वकोश के अंतर्गत कहा गया कि ये भाई कल्याणकारी राज्य को परिभाषा करता है, ये प्रकार से परिभाषित करता है। ये बात हमारे सामने जब ये सवाल आता है, कहता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को संपन्न करने में सहयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति की या ऐसी स्थिति में अवधारणा उभर कर हमारे सामने आ जाती है। तो क्या वो अवधारणा, जहाँ जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को संपन्न करने में सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को कल्याण कहोगे, प्रशासन कहोगे कि सहयोग कहोगे कि सभी कहोगे? सहयोग सर। सभी कहेंगे, शासन की सभी होगा सर। सहयोग। सहयोग सर। प्रशासन। देखिए सर, यहाँ सभी तो गलत है, सभी नहीं कह सकते हम। कल्याण कहेंगे। सहयोग 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 फिर। नहीं, हेल्प हो गया, एक प्रकार से मदद हो गई। देखिए, जब हम दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को संपन्न कर रहे हैं, दो व्यक्ति या दो से अधिक, मान लो ग्रुप हो सकता है ना, उसकी मदद कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन जानते हैं कहाँ आती है? एडमिनिस्ट्रेशन कल्याण नहीं, वेलफेयर नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। कोई काम, जैसे अब मैंने आपको एक सेवार्थी लिया, अब सेवार्थी के अंतर्गत मैंने मैनेजमेंट का काम किया, सवाल मैनेजमेंट का है, और प्रश्न कहा है कि दो या दो से अधिक, तो मैंने कहा भाई उसकी ज़रूरत है फिजियोथेरेपी की, एक स्पीच थेरेपी की क्लाइंट की ज़रूरत है, 2 योगा की ज़रूरत है, 3 स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत है, 4 बिहेवियर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, 5 तो बन तो गए ये सारी अवधारणाएं। ये प्रशासन का ही पार्ट है, ये बनाता कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन ही तो बनाता है। यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। सहयोग नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा। बात करते हैं किस विद्वान का ये कथन है कि प्रशासन की कला लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों का निदर्शन, समन्वय और नियंत्रण देता है। आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 लूथर गुलिक। ओके, लूथर गुलिक नाम आप लगा रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने सीधा निदर्शन, डायरेक्शन को पकड़ा है, समन्वय को पकड़ा है और नियंत्रण को पकड़ा है, जिनमें से 2 शब्द तो साफ शब्दों में बताता है कि ये लूथर गुलिक के हैं। लेकिन ये मैं जादुई सूत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पोस्ट कार्य की, है ना, मैं पोस्ट कार्य की बात नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं बात कर रहा हूँ प्रशासन की कला लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों का निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण। एल.डी. वाइट 1948 में इन्होंने जो है उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण करने के परिप्रेक्ष्य में लिया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा। ईयर बताना सर एक बार। 1948 में एच.बी. ट्रेकर की किताब का नाम बताइए, कोई बच्चा। सोशल ग्रुपर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। शाबाश, क्या बात है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल, समाज कल्याण प्रशासन एक आवश्यकता है जिसके माध्यम से संपन्न किया जाता है सामाजिक सेवाओं को, सामाजिक नीतियों को, ए और बी को, इनमें से कोई नहीं। अच्छा सवाल, क्वेश्चन ए और बी सर, दोनों सर। बिल्कुल, यहाँ सी आप कह रहे हो। देखो, समाज कल्याण प्रशासन एक आवश्यकता है जिसके माध्यम से सामाजिक सेवा और सामाजिक नीतियाँ की जाती हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। बढ़िया जवाब दिया आप लोगों ने। सवाल हमारे सामने आ गया है परिभाषा को लेकर। इसमें एक परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, अभी मैं बात भी करूँगा आप लोगों से जॉन किडना की, फिर भी आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखेंगे सभी लोग एक एक करके। सामाजिक नीति सामाजिक सेवाओं के रूप में रूपांतरण की एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से समाज सेवा को नीति में रूपांतरित कर देता है।
ये सवाल कई बार आया हुआ है। सामाजिक सेवाओं को किसमें? सर जॉन नीति में किडना ही होगा इसका। तो ऐसे में नीतियों का ये संशोधन जॉन सुझाव के किडना। अनुभवों का प्रयोग होता है तो निम्न में से किस विद्वान का नाम आता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या जॉन होना सी चाहिए? किडनी। सर जॉन किडना। बिल्कुल। और आपको बता दूं ये प्रश्न आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, पहले बताइए आप लोग। पेपर देखा है सर। देखा है, ये आता देखा है। है सर। हाँ, ये आता है। बस नीति को रूपांतरण याद रखना सामाजिक सेवा में, याद रहेगा हमेशा। क्वेश्चन 8 है, समाज कल्याण प्रशासन को उन क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करने और आगे बढ़ाने में योगदान देने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी सामाजिक संस्था द्वारा प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए अनिवार्य है। युक्त कथन का किस विद्वान का होगा? डनहम, फ्रीडलैंडर, फ्रीमैन, जॉन सी किडनी। फ्रीडलैंड। जन्म प्रत्यक्ष सेवा। सही जवाब डनहम। डनहम ने बताया है उन क्रियाकलापों में बेसिकली सहायता प्रदान करने के संबंध में आगे बढ़ाने के योगदान में जहां पर जिक्र होती है सामाजिक संस्था प्रत्यक्ष सेवा के रूप में। सामाजिक संस्था प्रत्यक्ष सेवा के, तो सामाजिक सेवा, सामाजिक संस्था, प्रत्यक्ष सेवा याद रखें, ये शब्द डनहम के हैं। प्रारंभ में समाज कल्याण का विकास किसके नाम पर संपन्न हुआ था? शुरुआत में जो समाज कल्याण था उसका विकास किस नाम से शुरू हुआ था, यह संपन्न किया जाता था? तो बताइए धर्म के नाम पर, अभावग्रस्त, कल्याण के नाम पे सर। दान कल्याण, दान धर्म के नाम पे। ओके, धर्म के नाम पे। अभावग्रस्त के नाम पे। करेक्ट जवाब धर्म, बहुत बढ़िया, गुड। धर्म के नाम पे। क्योंकि प्रारंभ में थोड़ी ना कल्याण था, ये तो बाद में प्रक्रिया आई ना कल्याण और सशक्तिकरण वगैरह। तो पहले जी सर। दान वाली प्रक्रिया थी और दान में ही ये फिर चीजें कल्याण प्राचीन की समय में आएगी ही बाद तो वो में। धर्म वगैरह की रिलेट कराया जाता था, है ना, वही चीजें थी वो। तो धर्म के नाम पर बात हुई थी, प्रारंभ में समाज कल्याण का विकास हुआ था धर्म के नाम पर। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला कर दिया। कल्याण अब चल रहा है ना? ठीक है, अब जी सर। किन विद्वानों के प्रयास से समाज कल्याण प्रशासन का विकास हुआ? जॉन हवर्ड, एलिजाबेथ फ्राई और जॉन जोसेफ बटलर, या सभी? सभी सर सभी, उपरोक्त सभी। बिल्कुल। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग, नाम आपको बता दूं, जॉन हवर्ड, एलिजाबेथ फ्राई, जोसेफिन बटलर जैसे समाज सुधारकों ने इन्हीं के प्रयास से सामाजिक सहायता के संदर्भ में समाज कल्याण प्रशासन का विकास हुआ था। और ये बात आपकी करेक्ट है, ये सभी का नाम आता है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, डी। 19वीं सदी अभी हाल ही की बात है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है, याद आ रहा होगा, राजा राम मोहन राय वगैरह का नाम वगैरह, है ना। तो किस आंदोलन ने समाज कल्याण प्रशासन में समन्वय को बढ़ावा दिया था? दान संगठन, कल्याण संगठन, सुधार संगठन, या सभी? सभी ने सर। ओके, 11 नंबर का सवाल का जवाब आप सभी दे रहे हैं, परंतु 19वीं सुधार शताब्दी संगठन। में सुधार संगठन। ऑप्शन बी। ओके, सी, डी डी। ओके, चलिए, आप लोगों के जो विचार अब आ रहे हैं बड़े ही अजीबो गरीब आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना यहाँ पे चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे सामने सवाल ही ऐसा पूछ लिया है कि 19वीं सदी के दौरान की, और 19वीं सदी के दौरान में आपको ध्यान रखना है क्या? सामाजिक सुधार के उपाय, है ना, सामाजिक सुधार के उपाय। ऑप्शन नंबर आपका जो सुधार संगठन है इनकी भूमिका है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, पहले प्राचीन काल में जो सहायता शब्द था दान, दया, दक्षिणा, स्वधर्म, त्याग इत्यादि पे आधारित था, है ना। फिर प्रशासनिक दृष्टिकोण आए, जहाँ भारत के सम्राट अशोक, हर्ष, अकबर, शेरशाह सूरी जैसे शासकों ने कार्य के मील के पत्थर को साबित किया। अब उसी के बाद जस्ट जब जिक्र हुआ सामाजिक सुधार आया 19वीं शताब्दी में, जहां सती प्रथा पे रोक, विधवा एवं पुनर्विवाह की अनुमति का मुख्य उद्देश्य बनाया गया। एक प्रकार से 1829 और 1856 में 2 बार अधिनियम पारित किए गए। फिर स्वतंत्रता के बाद 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई, एक स्वायत्त संस्था थी,
है कि नहीं? तो मैं आपसे कहूँगा ऑप्शन नंबर बी का लगाइए आप लोग। ठीक है। भारतवर्ष में व्यक्तियों की सहायता किन आधार पर की जाती है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सी सर, ए और बी दोनों। सही। प्रशासनिक दृष्टिकोण में जरा बताइए, अभी भी मैंने नाम लिया है, भारत के कल्याण प्रशासन के किन शासकों ने संबंधित है? अशोक, अकबर, अशोक अशोक अशोक, हर्ष, अकबर। कभी नहीं सर। जी, डी डी ऑप्शन डी। हाँ जी। हाँ। 14 नंबर का सवाल, स्वतंत्रता के बाद समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1953। 1953 सर। बहुत बढ़िया। 12 अगस्त, क्वेश्चन नंबर 15 है, 12 अगस्त यहाँ पे आप लिख सकते हैं, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1953 को केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड नामक एक स्वायत्त संस्था की स्थापना हुई डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रथम सर, पहले। एक लास्ट सवाल ले लीजिए आज के लिए बस, है ना। किस प्रधानमंत्री के काल में सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना विधि मंत्रालय के? इंदिरा गांधी। सही जवाब लाल बहादुर शास्त्री होंगे सर। प्रधानमंत्री काल में सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना 1985 में हुई थी ना सर ये तो? कौन सी सामाजिक सुरक्षा विभाग? हाँ सर, 1985 बताया था शायद आपने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सर, 1985। सामाजिक न्याय होगा ना सुरक्षा तो? विभाग की स्थापना है ना 1964 जी। कौन से सन में हुई सर? कौन सा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 1985 है सर, है ना। और सामाजिक सुरक्षा, हाँ, और सामाजिक सुरक्षा विभाग जो है 14 जून 1964 है। 14 जून 1964 है ना सर? हाँ जी। तब तो सर लाल बहादुर शास्त्री थे। हाँ 1900, यही आपका करेक्ट रहेगा, 1900 जो है सी वाला। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग, है ना। बाकी कल आपकी क्लासेस जो आपकी रहेगी, एक क्लास रहेगी कल आपकी 10 बजे सुबह में 10 AM, ठीक है। और उसके बाद एक क्लास आपकी 6:30 रहेगी, एक क्लास 8:30। ये तो जो शेड्यूल बना हुआ है इसके आधार पे क्लास रहेंगी, इसमें कोई 8:30 में होगी ना अभी क्लास? आज मत करिए, आज संडे है, आज थोड़ा सा आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए, है ना, आज मत करिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आप लोगों का कल चलेगी यूनिट नंबर 6 हो गया ना, 7, कल 7 चलाया। 6 में अगर कोई किसी को डाउट वगैरह होगा तो ग्रुप में मैसेज छोड़िए, मैं आपको कंटेंट वगैरह भी दे दिया हूँ, उसके भी डाउट में क्लियर कर दूंगा, है ना। 6 सर एक्सेस दे दीजिए सर 6 यूनिट का मुझे सर, लिंक का। दे तो दिया सर, PDF वगैरह के लिए। नहीं सर वो दे दिया आपने, लेकिन वो एक्सेस मांग रहे ना उसमें सर, तो आप थोड़ा अप्रूवल देना आपको। नहीं समझ पाया मैंने, क्या बोले आप? वो मेल पे एक मैसेज आता ना सर। अच्छा, रिक्वेस्ट सेंड कर दूं आपको? ओके मैंने सर एक्सेस ले ली थी आप। ओके मैंने ठीक, अभी बस वही कर देता हूँ, रुक जाइए, ठीक है ना। सभी का कर देता हूँ जो बच्चे किए होंगे, ठीक है ना।